हिजबुल्लाह के तेवर तल्ख नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने एक बार फिर भाषण देने का ऐलान कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बात रखने आएगा और उसने इसके लिए शनिवार यानी 11 नवंबर का दिन चुना है। ये वो दिन है जिसे हिजबुल्लाह शहीदी दिवस के तौर पर मनाता है और खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इसी दिन दुनिया के सामने एक बार फिर आएगा। अपने इस ऐलान के लिए हसन नसरल्लाह ने जो तारीख चुनी वो इजराइल के लिए किसी बुरी सपने की तरह है। 11 नवंबर वो तारीख है जो इजराइल को अपने सीने पर हुए सबसे गहरे जख्म की याद दिलाती है और हिजबुल्लाह इसे ही अपनी सबसे बड़ी जीत मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 नवंबर 1982 को हिजबुल्लाह ने इजराइल की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगाई थी और उसके लड़ाके अहमद कासिर ने इजराइल के कब्जे वाले तीर में मौजूद इजराइल की सेना के अड्डे पर पहला आत्मघाती हमला किया था। जानकारी के मुताबिक अहमद कासिर ने विस्फोटकों से भरी एक कार को ही इजराइल की सेना की उस बिल्डिंग में घुसा दिया था। फिर हिजबुल्लाह नहीं बल्कि गाजा पर इजराइल के हमलों से बढ़ के यमन के हूथी लड़ाकों ने भी इजराइल पर बड़ा हमला करने का दावा कर दिया। हूथी विद्रोहियों के मुताबिक इस हमले में भी उन्होंने पिछली बार की तरह मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया और हूथी लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च होती नजर आई। हूथी लड़ाकों के इस दावे से एक बात साफ हो गई कि हूथी लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यही नहीं, हूथी लड़ाकों ने इजराइल को चेतावनी दी कि जब तक वो गाजा पर हमले नहीं रोकेगा तब तक हूथी विद्रोही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले करते रहेंगे। इजराइल पर हूथी लड़ाकों के मिसाइल हमले के दावे से इजराइल की परेशानी बढ़नी तय है क्योंकि यमन का ये चरमपंथी संगठन बेहद ताकतवर माना जाता है। हूथी लड़ाकों के हमलों से निपटने के लिए इजराइल ने भी अपनी पूरी प्लानिंग बना ली। इजराइल की सेना के दावे के मुताबिक मिसाइलों के हमले के बाद लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि हूथी लड़ाकों की मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया जा सके। यही नहीं, इजराइल ने लाल सागर में अपने जहाज भी तैनात कर दिए ताकि नौसेना के जरिए इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को रोका जा सके। सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी सेना भी लाल सागर में तैनात है और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक चुकी है। हूथी लड़ाकों के हमलों को रोकने के लिए इजराइल की तैयारी भले ही पूरी है लेकिन हूथी लड़ाकों को हल्के में लेना इजराइल के लिए भूल होगी क्योंकि 9 साल पहले यमन के गृह युद्ध में ईरान की मदद से हूथी लड़ाकों ने यमन सरकार को मुश्किल में डाल दिया और यमन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यमन की सुन्नी सरकार के खिलाफ शिया हूथी लड़ाकों की यह जंग 2014 से चल रही है। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े थे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या की कोशिश की गई। गनीमत रही कि जानलेवा हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर हमले की घटना से इनकार किया लेकिन हमले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बंदूकधारी लोग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले को निशाना बनाकर गोलीबारी करते दिखाई दिए। उस वीडियो में महमूद अब्बास की गाड़ी एक घर के बाहर खड़ी दिखाई दी और उसके आसपास मौजूद लोग गोलीबारी करते दिखे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर हुए हमले के बाद सन्स ऑफ अबू जंदाल नाम के संगठन को लेकर चर्चा तेज हो गई क्योंकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इसी संगठन ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी थी और फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि राष्ट्रपति पर हमला करने वाले संगठन के लोगों ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के अधिकारी यूसुफ अहमद रेहान के सम्मान में अपने संगठन का नाम सन्स ऑफ अबू जंदाल रखा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमले के पीछे बड़ी वजह सामने आई। तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि महमूद अब्बास को धमकी दी गई थी जिसमें उन पर हमला करने वाले संगठन सन्स ऑफ अबू जंदाल ने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि उस अल्टीमेटम का समय पूरा होते ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर गोलियां चला दी गई जिसमें उनकी जान बाल बाल बची और इस हमले की जिम्मेदारी भी सन्स ऑफ अबू जंदाल संगठन ने ही ली। हमास के समर्थन वाले संगठन सन्स ऑफ अबू जंदाल ने महमूद अब्बास को निशाना बनाया। महमूद अब्बास पर हुए हमले के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि इजराइल की जंग में उनका रुख देखकर फिलिस्तीन समर्थक संगठनों में ही फूट पड़ने लगी क्योंकि हमास कई दशकों से फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है यानी वो एक तरह से महमूद अब्बास के साथ ही खड़ा है। लेकिन सन्स ऑफ अबू जंदाल ने हमास का साथी होने के बावजूद महमूद अब्बास पर हमला कर दिया। मतलब ये कि उसने हमास से अलग रास्ता अपना लिया। हमास ने दुनिया भर के मुस्लिमों से मदद मांगने के लिए
तूफान अल अक्सा नाम का अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत वो लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है, क्योंकि पिछले 1 महीने में इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर इतनी बमबारी की कि उसका पूरा साम्राज्य ही बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। और इजराइल के साथ जंग में हमास के हजारों लड़ाके मारे गए, जिसकी वजह से इस जंग को जारी रखने के लिए हमास को और लड़ाकों की जरूरत है, और इसीलिए हमास के टॉप लीडर दुनिया भर के मुस्लिम देशों में रैलियां कर रहे हैं। खालिद मशाल ने भी हमास के लिए दुनिया भर से मदद लाने की कमान संभाल ली, जिसके लिए वो दुनिया भर के मुस्लिम देशों में रैलियां कराने की कोशिश में जुट गया। खालिद मशाल हमास का वही नेता है जिसने 27 अक्टूबर को भारत में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। और केरल के मलप्पुरम में हमास लीडर खालिद मशाल की उस रैली का आयोजन कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की यूथ विंग ने किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस रैली में मशाल ने भारत के मुस्लिमों से एकजुट होने को कहा था। खालिद मशाल को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के संस्थापक सदस्यों में एक माना जाता है। और यूरोपीय मीडिया के मुताबिक खालिद मशाल हमास के सबसे शक्तिशाली पोलित ब्यूरो का प्रमुख है, जो इस वक्त इजराइल के खिलाफ जारी जंग के लिए हमास में लड़ाकों के भर्ती अभियान में जुटा हुआ है। खालिद मशाल 1956 में वेस्ट बैंक के शहर सिलवाद में पैदा हुआ। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुई जंग की वजह से उसका परिवार बेघर हो गया था। 1976 से 1990 के बीच खालिद मशाल कुवैत में रहा और उसने वहां PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की अगुवाई की थी। इसके बाद 1996 से 2017 तक मशाल हमास के पोलित ब्यूरो का अध्यक्ष रहा। आरोप लगा कि खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लड़ाके भी हमास के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के इरादे से गाजा गए थे, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि इजराइल से भिड़ने के लिए मुस्लिम देशों के अलावा तमाम आतंकी संगठन भी एकजुट हो चुके हैं और वो सब मिलकर इजराइल को बहुत बड़ा झटका देना चाहते हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकियों को गाजा तक पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी बड़ी भूमिका थी। आरोप तो यह भी है कि इजराइल के खिलाफ जंग में हमास को पाकिस्तान की तरफ से कई बार मदद मिली। दावा है कि हमास के नेताओं को पाकिस्तान ने लड़ाकों की भर्ती में भी मदद करने का भरोसा दिया है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पाकिस्तान इजराइल पर हमास के किए हमलों का समर्थन कर रहा है। और हमास के टॉप नेताओं ने 2 दिन पहले इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए तूफान अल अक्सा रैली की, जिसका आयोजन पाकिस्तान के कट्टरवादी धार्मिक संगठनों ने किया था, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन जमाते इस्लामी भी शामिल था। हमास की तूफान अल अक्सा रैली को लेकर भारत की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के अलावा उन देशों में भी रैलियां करना चाहता है जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। और दावा किया गया कि उन रैलियों को हमास के टॉप लीडर सीधे संबोधित करेंगे और मुस्लिम धर्म के लिए बाकी दुनिया को खतरा बताएंगे, और वो ऐसा हर उस देश में करना चाहते हैं जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। हमास की बच्चा ब्रिगेड की तस्वीर सामने आई, जिसको लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहले भी बड़ा दावा किया था। मोसाद ने आरोप लगाया था कि हमास इस जंग में इजराइल के हमलों से बचने के लिए बच्चों को ढाल बना रहा है। मोसाद के इन दावों की हकीकत उस वक्त सामने आई जब इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों की तलाश में गाजा के एक घर में घुसे। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्हें वहां कई ऐसी तस्वीरें मिली जिनमें कई बच्चे हमास के लड़ाकों की तरह हाथों में खतरनाक हथियार लिए दिखाई दिए। इसी वजह से हमास के लड़ाकों पर लगाम लगाने के इरादे से इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में भी लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान इजराइल ने वहां शरणार्थी कैंप में रह रहे 28 फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 11 लोगों के हमास से जुड़े होने का दावा किया गया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजराइल की सेना हाथ में बंदूक लेकर गलियों के अंदर हमास के लड़ाकों की तलाश करती नजर आई, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लड़ाकों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हमास के हमलों के बाद इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भले ही वेस्ट बैंक इजराइल का हिस्सा है, लेकिन वहां फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए कई शरणार्थी कैंप बनाए गए हैं। और इजराइल को शक है कि उन कैंपों में फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाके भी छिपे हो सकते हैं, जिनका नामो निशान मिटाने की कसम खाकर बैठी इजरायली सेना वहां लगातार छापेमारी कर रही है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाकों के बीच बढ़े तनाव के बाद पिछले 24 घंटों के अंदर वहां 9 लोगों की मौत हो चुकी है, और दावा किया गया कि मरने वालों में 2 लोग इजराइल की सेना की हिरासत में थे।